चुनावी साल है, बजट लोक लुभावन आएगा, सबको उम्मीद है कि जितने MBBS डॉक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं उनको नौकरियां ही नहीं मिल रही। सरकार को पर्यटन के लिए तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज गुजरात की बात करें, वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में फाइल जाती है तो 1 महीने में वो फाइल क्लियर होकर आना जरूरी है, लेकिन हमारे राजस्थान की बात करें तो इनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस चलाता है, क्या वो कानून पढ़ेगा पहले, क्या फिर उसके बाद बिजनेस चलाएगा? एक तरफ सरकार हमें दबाव बनाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाओ। बड़े हाथियों को बनवाया जा रहा है, घोड़ों को तैयार नहीं किया जा रहा है। सरकार को बिजनेसमैन फ्रेंडली बनना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि वो बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन उनको स्वरूप में आने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। हर चीज़ से एक बिजनेस वालों को एक तरीके से निचोड़ रखा है कि हर जगह की पैसा इन लोगों से ही लिया जाए। कहते हो कि मैं पहले फ्री गुटखा बांट रहा हूँ ताकि आप भविष्य में गुटखे खाते रहो, तो इस तरह की योजनाएं आनी नहीं चाहिए। कि बुलंद वादों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें तो हमारी ज़मीन दे दो, आसमान लेकर हम क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापति, आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। बजट जो प्रदेश का आने वाला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाले हैं। इस बजट में किसको क्या मिलेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस बजट से कितनी आशाएं हैं, खासकर उदयपुर की बात करें, लेक सिटी के जो बाशिंदे हैं, यहाँ की जो टूरिज़्म है, इसके अलावा जो भी आपके विकास की बात करें तो बहुत से ऐसे आयाम हैं जो लोगों को आशा है कि अगर उनको मिलता है तो यहाँ का विकास होगा। इसी बात को लेकर बजट से कितनी आशा है, बजट परिचर्चा में हमारे साथ आज मौजूद है शहर के प्रबुद्धजन जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे मार्बल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, सभी अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनसे जानेंगे कि इस बजट में अगर उदयपुर को जो मिलता है उसे कितना फ़ायदा होगा और क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर। सबसे पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि सबसे मूलभूत सुविधा जो होती है वह आम व्यक्ति के लिए एक यूँ कहे कि चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उनको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप IMA से जुड़े हुए अध्यक्ष भी हैं उदयपुर में। चिकित्सा की बात करें तो आप क्या सोचते हैं कि इस बजट में क्या मिलना चाहिए? जैसे कि आप सबको मालूम है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट में ये प्रावधान ये भी हो कि जहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स यानी कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी पूरे चाहिए। आपको पता होगा सारे हमारे मीडिया के माध्यम से कि जितने MBBS डॉक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं उनको नौकरियाँ ही नहीं मिल रही, और इधर हमारे पास में राइट टू हेल्थ बिल के लिए जो सरकार कह रही है उनके साथ में बिना डॉक्टर्स के ये राइट टू हेल्थ कैसे मिलेगा। अगर आज बजट में आपके पास प्रावधान हो जहाँ पे 8000 वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे 1600 वैकेंसी निकाली है, अगर इनको यहाँ पर बजट में प्रावधान कर दिया जाए कि हर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो यहाँ पे पेरिफेरीज में बने हैं उदयपुर के अंदर PHC CHC में मिले, तो इस बजट प्रावधान के अंदर ये घोषणा तो ज़रूर होनी चाहिए कि 8 के 8000 पद पूरे भरे जाएंगे और इसकी परिपूर्णता इसी साल होगी। सिटी के विकास की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है टूरिज़्म। यहाँ पर पर्यटन का विकास जिस तरह से होगा या चल रहा है, जिस तरह से पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जो टूरिज़्म विकास की बात करें तो होटल इंडस्ट्री इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। होटल इंडस्ट्री में वर्तमान में अभी जिस तरह से पर्यटक आ रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि शिमला जो स्थिति अभी शिमला की बनी हुई है, क्या आप मानते हैं कि अगर उदयपुर में टूरिज़्म को ध्यान नहीं रखा गया या फिर उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं रहा तो क्या वैसी स्थिति बन जाएगी? क्या मानना आपका? बिल्कुल, सरकार को पर्यटन के लिए तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से हम देखा जा रहा है कि उदयपुर जो डिवीजन को ले जो प्रॉपर जो टूरिज्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लस आने वाले पर्यटकों को जो परेशानी की समस्या का सामना करना पड़ा है, आए दिन पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, निश्चित इन घटनाओं का बहुत बुरी तरह प्रभाव पड़ता है। तो प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि टूरिज्म पर विशेष ध्यान दें। वो जो आज जैसे स्टैचू यूनिटी बनी हुई है गुजरात के अंदर, उसी तरह जो महाराणा प्रताप की मूर्ति को डेवलप किया जाना चाहिए। इससे टूरिस्ट भी काफ़ी बढ़ेगा, सरकार को भी राजस्व की इनकम होगी और नई तरफ से फ़ायदे हो गई होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है उदयपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन जिस तरह की स्थिति सामने आई है, चाहे शहर के अंदरूनी इलाकों की बात करें, चाहे बाहर जो वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो पर्यटक आ रहे हैं वो क्या शहर का जो हाल है वो लेकर जा रहे हैं? इस बारे में इससे जो उदयपुर शहर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भगवान जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात करें तो मैं कहूँ कि कोई भी वेल प्लान्ड काम नहीं हो रहा है।
और जो पर्यटक यहाँ आ रहा है वो क्या अपने मन पे छाप लेकर जा रहा है, आप स्वयं समझे। डेलीगेट चौराहे की हालत ले रहे हैं, सूरजपोल की हालत ले लो, जिस प्रकार ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, बरसों से काम अटका पड़ा है और सड़कें खुदी हुई है। जो उदयपुर की छवि मन में लेकर आता है पर्यटक, वो निश्चित रूप से एक अलग ही छवि लेकर जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि वेल प्लान काम हो। अभी हम बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे, जिस प्रकार काम हो रहा है इसको प्लानिंग के तहत किया जाए। जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं उसको वेल प्लान खर्च किए जाएंगे तो निश्चित रूप से उदयपुर की जो छवि है, जो एक स्वच्छ और सुंदर सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें और सुधार आएगा। एक बात भगवान जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बजट की बात जहाँ तक आ रही है तो मैं ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और ट्रांसपोर्ट नगर हमारे यहाँ बना दिया गया है, ट्रांसपोर्ट गोवर्धन विलास में, लेकिन अभी तक उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए आप उदयपुर में अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट के ऑटोमोबाइल बिजनेस चल रहे हैं। पहले कभी चेतक हुआ करता था, आज उदयपुर है, रेती स्टैंड पर है, प्रताप नगर है, अलग अलग जगह चल रहा है। कोई एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस अभी बना नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जो ट्रांसपोर्ट नगर बनाया है उसको वेल डेवलप किया जाए। आज भी वहाँ जाकर हालात देखें। हम थोड़े समय पहले नगर यूआईटी चेयरमैन को वहाँ लेकर गए थे। कोई 20 फीट ऊपर जगह है, कोई नीचे जगह है। डेवलपमेंट उसका प्रॉपर होगा तो यदि ट्रांसपोर्ट नगर अच्छी जगह, एक जगह बढ़िया बन जाएगा तो जो ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। आपने जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कही, तो क्या आशा है इस बजट से? अब आशाओं की बात करें, उदयपुर में तो जिस तरह की विकास की बात आप कर रहे हैं, अब क्या आशा रखते हैं कि इस बजट में क्या मिलेगा तो उदयपुर का विकास होगा? पहले आज से 2 साल 3 साल पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट का बोलबाला हुआ करता था हमारे यहाँ, और हमने एक अभियान चलाया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का हम बहिष्कार करें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी जो हमारे प्रोडक्ट आने चाहिए थे, गवर्नमेंट ने वादा किया था हमसे कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट के ऊपर उसको आत्मनिर्भर बना देंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज़ को यहाँ डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा छूट देनी चाहिए, जगह अलॉट करें, और जो कानूनी ये जो एक अलॉटमेंट की प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सुधार लाना चाहिए। आज गुजरात की बात करें, वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में फाइल जाती है तो 1 महीने में वो फाइल क्लियर होकर आना ज़रूरी है। लेकिन हमारे राजस्थान की बात करें तो इनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। आज गहलोत जी और पायलट जी दोनों एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी कर रहे हैं। वो इसके ऊपर एक शीत युद्ध चल रहा है। भाई अगर दम हो तो आमने सामने आ जाओ ना, एक ही बार जो फैसला होगा हो जाएगा। लेकिन विकास की बात नहीं करें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जाए, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए, एक इंडस्ट्रियल एरिया और बनाया जाए और उसका विकास किया जाए। जैसे आपने सुना है कि राजस्थान में कोई भी फाइल जाती है तो कम से कम कोई समय तय नहीं है, 1 महीना भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, लेकिन गुजरात में इसका एक क्राइटेरिया है। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। बिजनेस के क्षेत्र में कई लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से बजट आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आमदन के साथ साथ सभी को फ़ायदा हो। क्या सोचना है इसका, इस बारे में आपका? भगवान जी बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं प्रोफेशन से टैक्स कंसल्टेंट हूँ। जो अभी जीएसटी जिस तरह से आनंद फानंद में लागू किया था, और वो जो जीएसटी की जो व्यवस्था है और जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि अभी जीएसटी पोर्टल से अगर हमें आज भी नोटिस मिला, कल 2 दिन बाद भी नोटिस मिलेगा और 4 दिन बाद भी वापस नया नोटिस आएगा। तो इस प्रोसीजर को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 1 वर्ष का एक बार ही असेसमेंट होता है, और अगर एक बार असेसमेंट होता है तो सारी जो छोटी छोटी जो कमियां हैं उस असेसमेंट की एक ही बार में नोटिस के थ्रू उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बार बार परेशान करना, उससे अच्छा है कि एक ही बार एक नोटिस देके परेशान किया जाए। आपने जीएसटी की बात करी, पिछले कुछ समय में जीएसटी लागू की गई है, कुछ समय ही हुआ है, लेकिन लगातार इसमें अभी भी खामियां सामने आ रही हैं। चाहे जब लागू हुई तब, उसके बाद कंटिन्यू बदलाव भी हुए, कई मीटिंग्स भी हुई, लेकिन अभी तक इन खामियों को पूरी तरह से दूर नहीं किया गया। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे कि ये खामियां दूर क्यों नहीं हुई? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का ये पहला कानून है कि जिसमें इतने चेंजेज आए हैं। आज दिन तक किसी भी अगर आप कानून की स्टडी करेंगे तो डेली कोई अमेंडमेंट नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें डेली इतने अमेंडमेंट आ रहे हैं कि प्रोफेशनल आदमी को भी समझने में काफ़ी दिक्कतें हो रही। तो आम आदमी कहाँ समझेगा? एक बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस चलाता है, क्या वो कानून पढ़ेगा पहले, क्या फिर उसके बाद बिजनेस चलाएगा क्या? तो ये सोचने का एक प्रश्न है जो सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं अब बात करें प्रदेश में तो जीएसटी के बाद सरकार को जो रेवेन्यू देता है उनमें परिवहन विभाग हो,
चाहे आबकारी हो, चाहे खनन नीति हो, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलती है। हमारे साथ आबकारी विभाग यूँ कहें कि शराब जो व्यवसाय उससे जुड़े भी लोग हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे भी बात करते हैं कि इस बजट को देखते हुए आप क्या सोचते हैं और बजट से आपको क्या आशा है। देखिए सर, भगवान जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये शराब नीति जो बनाती है सरकार, ये थोड़ा उदारपूर्वक बना हुआ है, क्योंकि हमारे को बहुत परेशान किया जाता है। ये जो शराब नीति बनाते हैं ना, इसमें शराब ज़्यादा बेचने की हमें दबाव डाला जाता है, जबकि इसमें ये आबकारी विभाग ये कहता है कि ये मद्य संयम नीति के साथ अपने शराब बेचनी है, और एक तरफ सरकार हमें दबाव बनाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाओ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शराब कम बेचने का हमें वो दिया जाए और इतनी गारंटी हमें नहीं थोपी जाए जिससे शराब राजस्थान में बहुत ज़्यादा शराब हो जाए। कहीं ना कहीं जो शराब नीति है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से जो व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि अगर बदलाव होगा तो उनको राहत मिलेगी, क्योंकि एक तरफ तो सरकार का कहना है कि जो नशा है वह लोगों को बर्बाद करता है, आम जनजीवन को प्रभावित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ से दबाव भी होता है कि अधिक से अधिक शराब बेचे ताकि उनको रेवेन्यू मिल सके। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी हैं। आइए आपसे जानते हैं कि आपकी क्या सोच है जो बजट आने वाला है उस पर आपका क्या मानना है कि क्या बजट, कौन सा बजट जो आने वाला सरकार का कैसा होना चाहिए। सर, सरकार जो बजट ला रही है और सरकार हमेशा ध्यान दे रही है अपनी रेवेन्यू पर, जबकि स्थिति आज ये हो गई कि जो हमारा मूल व्यापार है वो आज इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कि कोविड आने के बाद स्मार्ट सिटी का जो काम चला, तो स्मार्ट सिटी के 2 साल से शहर के अंदरूनी बाज़ार पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। वहाँ पर पहले कोविड की मार थी, लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद L&T ने जो काम किया वो शहर स्मार्ट तो नहीं हुआ, स्मार्ट से और बस से बदतर हो गया। सारे के सारे चैम्बर्स टूटे हुए हैं, सारी की सारी गलियाँ इतनी ब्लॉक हो चुकी है कि आप मान के चलिए कि वहाँ पर जो थोड़ा बहुत भी व्यापार था वो भी आज गायब हो गया। छोटे मझोले व्यापारी आज रोजी रोटी के संकट के लिए आ गए हैं। आज जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आक्रमण हुआ, सरकार अपने रेवेन्यू के चक्कर में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे हमारा मूल जो व्यापार का जो दुकानदार है वो बेचारा इतना त्रस्त हो चुका है कि आज वो यूँ समझ लो बहुत से छोटे व्यापारी तो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं अपने रेवेन्यू नहीं होने की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि सरकार कुछ बजट में ऐसे प्रावधान लाए कि हमारा जो मूल व्यापार तंत्र है, छोटे और मझोले व्यापारी, उनको राहत दे और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे कुछ लगाम लगाने की कोशिश करे, ताकि हमारा जो पुराना बार्टर सिस्टम था कि आप हमसे माल खरीदते थे, मैं आपसे आटा पिसवाता था, मैं आपसे कपड़े सिलवाता था, जब तक हमारी उस मूल व्यवस्था पर नहीं आएंगे तब तक हमारा सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा। चंद लोगों के पास तो करोड़ों रुपये आ जाएंगे और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो सब इस बाजार से बाहर चले जाएंगे। तो हमारे को सरकार को ये ध्यान दे इस बजट में विशेषकर कि छोटे और मझोले और लघु उद्योग के व्यापारियों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन दे ताकि वो अपनी आजीविका सम्मानजनक तरीके से चला सके। आपने कहा कि जो छोटे व्यापार है उनको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो ऑनलाइन बिजनेस जो हो रहा है उसको ऊपर सरकार ज़्यादा फोकस है, चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, लेकिन बिजनेस जो है अब वो ऑनलाइन पर ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। इससे जो आपने अभी बात कही कि जो छोटे व्यापारी है वो बर्बाद हो जाएंगे, कहीं आत्महत्या करने की स्थिति आ रही है, तो सरकार को क्या इस बारे में ध्यान देना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि व्यापार पिछले यूँ कहें कि आज़ादी की बात से चल रहा है, पहले भी चल रहा था, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बदली है, 100 घोड़े तैयार हो जाएंगे। मझले उद्योग, जितने भी छोटे उद्योग हैं, अगर उनको बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित से उद्योग भी बढ़ेगा और उद्योग में वहाँ पर काम करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था उसी से बढ़ सकती है। हाथियों को तैयार किया जा सकता है, लेकिन अगर घोड़े तैयार होंगे तो ये राजस्थान बहुत अच्छा प्रगति कर पाएगा। जहाँ तक बात राजस्थान में बजट की है, तो आज की स्थिति में राजस्थान में बिजली व्यवस्था इतनी ख़राब हो रही है कि हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए। कल भी मैं किसी बात पर चर्चा कर रहा था कि इतनी स्थिति ख़राब है कि आदमी कब उद्योग चलावे और कब बंद करे। घर से निकलता है, वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि आज बिजली बंद है, कैसे उद्योग चलाएगा। गुजरात की तरफ जाते हैं, वहाँ के उद्योग धंधे, आज हमारे यहाँ के उद्योग धंधे वहाँ जा रहे हैं। सरकार यहाँ पर इतनी मीट कर रही है कि और उद्योग धंधे आ जाएं, आएंगे कहाँ से जब आपकी यहाँ की व्यवस्था ही नहीं समझ पा रही। और नए नए रिको स्थापित करें ताकि वहाँ पर लोगों को अच्छा रोज़गार मिल सके, और छोटे और लघु उद्योग जितने भी हैं उनको पनपाया जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम किया जाए। कहीं ना कहीं जो है वह बिजली बहुत बड़ी समस्या है उद्योग धंधों के लिए, क्योंकि आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके बाद लगातार उद्योग धंधे बिजली की वजह से बंद हो रहे हैं, यूँ कहें कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसे चौपट हो रही है। आप एक बिजनेसमैन है, लंबे समय से आप उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं, क्या सोचना है कि सरकार को किस तरह से बदलाव होना चाहिए और इस बजट में क्या उम्मीद है आपको इस बजट से?
उम्मीदें तो बहुत है और उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है, लेकिन जहाँ तक बिज़नेस का जोशी जी और आलोक जी ने बात उठाई है और डॉक्टर साहब ने भी यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात एक ही आ रही है कि सरकार को बिजनेसमैन फ्रेंडली बनना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि वो बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं है और जो विकास की बात करते हैं, किसी को ज़्यादा सब्सिडाइज दे देना, किसी को कुछ नहीं देना, ये जो सरकार की नीति है वो नहीं है। पब्लिक उनके लिए जनता सब एक समान है और एक समान जनता के साथ एक जैसा कानून होना चाहिए। किसी से तो टैक्स नहीं लेना, किसी से को टैक्स में सब्सिडी दे देना, ये ठीक नहीं है। अब जैसे मार्बल इंडस्ट्री की बात करें, इतनी ज़्यादा मार्बल इंडस्ट्री आज की तारीख में बहुत ही स्लम की स्थिति में है, जबकि ये हाईएस्ट रोजगार और राजस्व देती है। अब रॉयल्टी देख लीजिए, रॉयल्टी इतनी ज़्यादा, इधर इनका टैक्सेशन जीएसटी 18%, इसको लग्जरी प्रोडक्ट मान रखा है, जबकि घर घर में इस मार्बल का यूज़ होता है। तो ऐसे केसेस में रॉयल्टी टैक्सेशन मार्बल इंडस्ट्री पे कम करेंगे तो ये लोगों के घर भी सुंदर बनेंगे, एक्सपोर्ट बाज़ार बढ़ेगा और डोमेस्टिक बाज़ार भी बढ़ेगा। इससे रोज़गार के साथ राजस्व सरकार का बढ़ेगा, ऐसा सोचते हूँ। मतलब कोई भी टैक्सेशन हो, बैलेंस होना चाहिए, सबका विकास एक जैसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं टैक्स का जो स्थिति है उसको लेकर भी बात सामने आएगी। अगर बैलेंस होगा तो सबका विकास एक साथ होगा और जो बिजनेस है वो डेवलप हो पाएंगे। हमारे साथ अशोक वाधानी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उदयपुर में लगातार मांग कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ, आपके द्वारा मांग की जा रही है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। बजट की बात करें तो क्या बजट में इसकी घोषणा होनी चाहिए, क्या सोचना आपका और क्या आशा है बजट को लेकर आपको? बजट में जहाँ तक आशा की बात करें तो साल में दिवाली एक बार होती है, नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर के अंदर में। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उदयपुर शहर में हमारे द्वारा जो पिछले काफ़ी सालों से मांग की जा रही फिल्म सिटी की अगर साहब घोषणा करते तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उदयपुर के लिए एक दिवाली की होगी। और उम्मीदें और अपेक्षाएँ तो साहब से बहुत है हमारी। जैसे कि मैं उदयपुर बेकरी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, तो हम लोगों ने एक बेकरी नगर की भी साहब से मांग की हुई कि भाई इस बार राजस्थान सरकार बेकरी नगर की भी घोषणा करे। साथ ही हम लोगों का एक चौराहे का भी मुद्दा चला, शक्ति नगर का, जो दिल्ली गेट और सूरजपोल के मध्य में, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है। तो उसके लिए भी साहब से उम्मीद की गई है कि भाई कुछ पैसा हमें दें इस चौराहे को बनाने के लिए, ताकि एक चौराहा विकसित हो। और जहाँ तक सिनेमा की बात है साहब, तो मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत साल पहले मैं एज अ लोकल असिस्टेंट काम करता था सिनेमा में। एक फ़िल्म की शूटिंग थी, जिसकी शूटिंग तो थी करीब 2 से 3 महीने की, बट उदयपुर शहर में 2 से 3 दिन हुई थी। और उस 3 दिन की शूटिंग के दौरान में वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं साहब अगर 3 दिन की शूटिंग में अगर आप इतना पैसा यहाँ खर्च कर दें, अगर यही 3 महीने की शूटिंग अगर उदयपुर शहर में होती तो यहाँ के लोकल स्थानीय जो कलाकार हैं या बाकी जो व्यापारी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो उनका ये कहना था कि हम तो चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में इतनी खूबसूरत जगह है, चाहे वो पैलेसेस हो, लेक हो, डेजर्ट्स हो, मतलब जहाँ आप कैमरा घुमाओ वहाँ आपको शूटिंग के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। बट बिकॉज ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से, इक्विपमेंट नहीं होने से, या यहाँ के प्रॉपर आर्टिस्ट नहीं होने की वजह से हम लोग फिल्म सिटी के लिए बॉम्बे या हैदराबाद जाते हैं। तो अगर राजस्थान में फिल्म सिटी बनेगी तो यहाँ एक अच्छा बिजनेस डेवलप हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि उदयपुर शहर के विकास की बात करें तो आगामी 15 से 20 सालों का क्या विजन होना चाहिए इस शहर के विकास को लेकर? उदयपुर अभी जो स्थिति बनी हुई है, फिर एक बार बात करना चाहूँगा स्मार्ट सिटी की, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ अभी सामने है पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में स्थितियाँ बहुत बिगड़ी हुई है। कैसा विजन होना चाहिए और क्या बजट में इसमें प्रावधान होना चाहिए, क्या मानना आपका? पिछले 3-4-5 सालों से हम सब लोग जूझ रहे हैं और कुछ 50-60% तक हम पहुंच पाए हैं। अल्टीमेटली उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है और यहाँ जो टूरिस्ट को अनकन्वीनियंस होती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। रहा सवाल आज जो बजट का आपने सत्र बुलाया है, इसमें मेरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबमिशन है कि बजट कोई भी चलता है, पैसा आना और पैसा खर्च करना। पैसे आने के कई साधन हमने अवरुद्ध कर रखे हैं, जैसे कि आज पेट्रोल डीजल, आज गुजरात जो यहाँ से नज़दीक ही है उसमें 14 रुपये पेट्रोल कम है, 10 रुपये CNG कम है और 5 रुपये डीजल कम है। अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो डीजल और पेट्रोल ये आसपास के राज्यों से आ रहा है, तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। दूसरा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या जो वाटर रिसोर्सिंग है, इसके बारे में हम कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो सब्सिडी थी वो भी सब खत्म कर दी। गवर्नमेंट को अपने लेवल पे कम से कम राजस्थान में पूरी तरह से ये सब्सिडी लागू करके इसको एनकरेज करना चाहिए। और साथ साथ जो भी बिजली की छूट मिल रही है उसको लिंक कर देना चाहिए एम्प्लॉयमेंट वर्सेस बिजली में छूट। जो कोई कंपनी या व्यवसाय 100 आदमी को एम्प्लॉय करता है, उसको कोई छूट मिलनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। ये 3-4 मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है परिवहन विभाग का, मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हूँ,
हुंडई का काम करता हूँ मैंने पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस किया है कि जो पुरानी गाड़ी आदमी खरीदता है और जो उसको री रजिस्ट्रेशन या परिवहन विभाग के पास जाता है उसको OTT वन टाइम टैक्स का 25% देना पड़ता है। ये कहाँ की मानसिकता है? अगर आपने मर्सिडीज़ गाड़ी कोई ली हुई है उसको 3 लाख टैक्स लगा हुआ है और मैं पुरानी गाड़ी करता हूँ 75,000 मेरे को खाली परिवहन विभाग को देना पड़ा है, जबकि मैंने गाड़ी 2 लाख में खरीदी पुरानी वो। तो इसको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसको या तो कुछ लेवल बना दिया जाए। बॉम्बे में आज भी आप मर्सिडीज़ खरीदते हो 10,000 रुपये में आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। स्कूटर मोटरसाइकिल 1,000 रुपये में ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि हमारे यहाँ 1/4 OTT लगने से हज़ारों लाखों गाड़ियाँ जो ऐसी हैं जो कन्वर्ट नहीं हो रही है, जो आदमी अपने नाम पे नहीं करा रहा, रेवेन्यू कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और साथ साथ में जब एक्सीडेंट होता है तो जो कार मालिक है पुराना वाला उसको नोटिस जाता है और कई मामले न्यायालय में लंबित है। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसके लिए बैठ के और इस बारे में पब्लिक से राय लेके पब्लिक को रिलीफ नहीं देंगे। और रहा सवाल आपने कहा 10-15 साल का बात, बहुत अच्छी बात है कि फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन उनको स्वरूप में आने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। 10 साल में जो पॉपुलेशन है या कारों की स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। और फिर हम लोगों को दोष देते हैं कि उनको ड्राइविंग नहीं, जगह जगह बैरियर बना के हम लोगों को रोक रहे हैं। लोगों को फैसिलिटी देने की बात करें। ये आप ध्यान रखें कि कोई भी मुद्दा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरह से इस शहर के विकास के साथ साथ रेवेन्यू का विकास भी करें। और फिर खर्च करने के लिए जब कोई भी योजनाएं बने तो कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधि जो समझने वाले हैं, जो डेडिकेटेड हैं, जो कुछ धन के माध्यम से भी आपको इकट्ठा कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन लें, साथ लें, तो हो सकता है कि ये आने वाला वर्ष मंगलमय होगा। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का बजट बनाएं कि जिसमें आम आदमी राहत महसूस करे और बिजनेस भी बढ़े और टूरिस्ट भी बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः चैनल 9 न्यूज़ का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सभी लोगों की तरफ से। हमारे साथ और कुछ बिजनेसमैन मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि बजट को लेकर क्या आशा है। पहला सवाल मेरा हमेशा ये रहेगा, बजट को लेकर आशा है, फिर आगे उदयपुर के विकास की बात करें, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, लेकिन सबसे पहले आपकी आशाएं क्या है बजट को लेकर? बजट को लेकर आशाएं तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन जैसे मैं चाहूँगा कि सरकार ने पिछली बार कोविड की टाइम पे काफ़ी होटल इंडस्ट्री को ही बोला था कि SGST के अंदर जो डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडीज़ मिलेगी, उसकी काफ़ी फाइलें हमने वहाँ पे लगा रखी है, लेकिन कोई भी रिफंड्स वहाँ से इशू नहीं हो रहे हैं। तो जो कोविड की वजह से जो होटल इंडस्ट्री को जो फायदा बेनिफिट्स होने चाहिए थे वो उसी पेपर में रह जाते हैं। आगे का इम्प्लीकेशंस पे आकर के वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, कहीं लीगल भी अटका देते हैं, कोई डिपार्टमेंटल उसको इश्यूज़ क्रिएट कर देता है, कई चीज़ें उसमें आ जाती है। तो उसको तो स्मूथ किया जाए और जो भी सब्सिडीज़ दी जाए, जब बेनिफिट्स दिया जाए वो रियलाइज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से। और नए नए बेनिफिट्स होटल इंडस्ट्री को देने चाहिए, इस तरह से मैं सजेस्ट करूँगा। हमारे साथ कुछ युवा बिजनेसमैन भी है, उनसे भी बात करते हैं कि आप अभी इस बिज़नेस के क्षेत्र में आए, तो आप क्या सोचते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट इस तरीके का होना चाहिए कि जितने भी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो, बिकॉज वो लोग ही सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। उनको सब्सिडी दी जाए। आज कमर्शियल बिल के नाम पे आप इतना हर चीज़ को कमर्शलाइज करके लोगों से इतना ज़्यादा बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी देख लिए, उसमें जो रेगुलर कंजम्पशन है और जो कमर्शियल कंजम्पशन है उसमें आप लोगों ने बहुत पैसों का वेरिएशन डाल रखा है। हर चीज़ से एक बिज़नेस वालों को एक तरीके से निचोड़ रखा है कि हर जगह कि पैसा इन लोगों से ही लिया जाए, कि हर चीज़ के लिए, कि मतलब जो छोटी से छोटी चीज़ के लिए आज हम लोगों को कचरा डालने के लिए भी हमको नगर निगम को पैसा देना पड़ता है। कि जो होटल वालों को कचरा होता है उनकी अलग गाड़ी चलती है जो कि पर मंथ 750 रुपीज़ चार्ज करते खाली कचरा डालने के लिए, और वो भी रेगुलर नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों में इन लोगों को देना चाहिए। जो नए युवा हैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को सब्सिडी दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बेनिफिट्स दिए जाए उन लोगों को, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है उन सब चीज़ों में। तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो नए बजट में आ रही हैं चीज़ें। यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आपको इनसे रूबरू कराएंगे और अब जानेंगे कि इस बजट, क्योंकि सरकार का ये अंतिम बजट है, अगर इस बजट में उदयपुर को लेकर विशेष बात करेंगे ब्रेक के बाद, ताकि पता चल सके कि उदयपुर का विकास किस ओर जाएगा और आने वाला बजट कैसा होगा। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन,
फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरबिंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर चर्चा करते हैं बजट पर जो आने वाला है स्टेट गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना अंतिम बजट 8 फरवरी को पेश करेंगे। इससे पहले लेक सिटी की क्या उम्मीदें हैं, लेक सिटी के बाशिंदों की उम्मीदें क्या हैं, आपने सुनी। और एक बार फिर इनसे जानते हैं कि अगर शहर का विकास करना है तो किस तरह से, किस सोच के साथ कैसा बजट होगा ताकि शहर का विकास हो सके। आपसे शुरू करते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए जो आने वाला बजट है? बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं कि उदयपुर के विकास के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा जो आयड का इशू है, बार बार आयड के ऊपर फंड आता है, बजट आता है, लेकिन वो हमारे को ये समझ में नहीं आता है। उदयपुर के किसी भी बंदे को पूछो कि उदयपुर का जो ये बजट आता है करोड़ों रुपए, वो जाता कहाँ है। तो ये मुख्यमंत्री जी ये फिक्स कर लें कि भाई ये बजट कहाँ जाएगा और सही में आयड का विकास होगा या नहीं होगा। ये हमारी एक आयड, हम चाहते हैं कि वेनिस बने, तो वेनिस के लिए आयड का विकास बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री तो आप जुड़े हुए हैं, मांग कर रहे हैं, शहर में भी आप बिल्कुल यूँ कहें कि मध्य में रहकर आप बिजनेस करते हैं, तो ऐसी स्थानीय समस्याओं पर बात करें और शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात करें, तो ऐसी कौन सी समस्या जिन्हें दूर करने की खास ज़रूरत है? जैसे कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि शक्ति नगर चौराहा एक हमारा मुख्य मांग है, उदयपुर बेकरी नगर। और जहाँ तक आपने बताया कि संक्षिप्त में बात रखनी अपनी, तो मैं सिनेमा का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सालों से हम लोग कोई एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और कभी 20 सेकंड का एक छोटा सा ऐड आता है जिसमें हीरोइन बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उस 20 सेकंड का ऐड देख करके आप सालों से पुराने प्रोडक्ट को चेंज कर देते हो। तो इतना सशक्त माध्यम है सिनेमा। तो अगर इस बार बजट में फिल्म सिटी की मांग हो जाती है हमारी अगर पूरी, और उदयपुर बेकरी नगर का और शक्ति नगर चौराहे का, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी।
उदयपुर में जो बिज़नेस है, चाहे खासकर जो सोने चांदी का जो बिज़नेस है, उस संबंध में बात करेंगे, क्योंकि अभी भी जो है पुराना बाज़ार वहीं पर है। बीच में ऐसी बात सामने आई थी कि बाहर एक अलग से बाज़ार बनना चाहिए, ऐसी मांग भी उठी थी। तो क्या बनता है तो कुछ फ़ायदा होगा, क्या सोचना है इस बारे में आपका? चुनावी साल है, बजट लोक लुभावन आएगा, सबको उम्मीद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, लोक लुभावन बजट ना होकर के बजट वो आए जो वास्तव में धरातल में हो। मेरा तो आज भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जितने छोटे छोटे बाज़ार जो अनऑर्गेनाइज होकर चल रहे हैं, चाहे वो कपड़ा व्यवसाय हो, रेडीमेड का व्यवसाय हो, सोने चांदी का हो, सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से नीति बनाए और उन बाज़ारों के व्यापार मंडलों के माध्यम से हम उन व्यापार मंडल कोऑपरेट करने को तैयार है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कोऑपरेट करने को तैयार है सरकार के साथ। अगर सरकार कोई ठोस योजना लाती है तो हम अपनी सहभागिता योजना के अंदर भी हम उसमें पैसा लगा करके हमारे व्यवस्थित बाज़ारों को, जो अंदरूनी शहर के बाज़ारों के व्यवस्थित रूप से रेडीमेड, होजरी, स्वर्ण चांदी, इन बाज़ारों के लिए व्यवस्थित मार्केट बाहर बनाए जाए ताकि हमारा काम व्यवस्थित रूप से चल सके। और बाकी रहा सवाल चुनावी वादों का, तो एक ही बात है कि बुलंद वादों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें तो हमारी ज़मीन दे दो, आसमान लेकर हम क्या करेंगे। एक बार फिर शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से बात करते हैं। शिक्षा नीति की बात करें, बिजनेस व्यापार अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा नीति जो है सरकार कुछ बदलने जा रही है। शिक्षा नीति में किस तरह बदलाव होना चाहिए, क्योंकि स्किल और यूँ कहे कि जो नए जो कोर्सेज आ रहे हैं उसमें से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो सीधा बिजनेस की ओर उनको बच्चों को लेके जाएंगे। क्या सोचना है इस बारे में आपको, और कितना फ़ायदा होगा इससे? केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रखा है, जिसके माध्यम से छात्रों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। वहाँ पर बच्चा तैयार होकर अपने उद्योग जगत में या जहाँ पर भी अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकता है। उसको लेकर सरकार, राजस्थान सरकार को भी उस और ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर सरकार ध्यान देगी तो जब बच्चे में स्किल आ जाएगी तो निश्चित रूप से जिस तरह चाइना अपने दम पर काम कर रहा है, वहाँ यहाँ पर भी यहाँ के लोग उद्योग धंधों में अपना काम कर सकेंगे। मेरा बजट को लेकर एक सुझाव पूर्व में भी हम लोगों ने आपस में बैठ कर चर्चा की थी कि उदयपुर शहर को लेकर मेरा एक सुझाव है, यहाँ के सांसद प्रतिनिधि हो या विधायक प्रतिनिधि हो, जो भी हैं, जो भी सरकार में हो, जिस भी विचारधारा के हों, शहर में आज इतनी समस्या हो गई कि रोड में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है। सरकार अगर चाहे तो जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है पूरी, उस पर कलेक्ट्री सारे डिपार्टमेंट वहाँ पर शिफ्ट कर दें। अगर राजस्थान सरकार चाहे तो निश्चित रूप से इस पूरी सुखड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को यहाँ पर 200 बीघा 300 बीघा जो भी ज़मीन है उसको 500 बीघा दे दे, डबल ज़मीन दे दे, तो निश्चित रूप से शहर की जितनी भी बड़ी समस्या है, रोड और रोड में जितना ट्रैफिक है, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। शहर के विकास की बात करें तो बजट और टैक्स जब तक वसूला जाता है तभी बजट बनता है, विकास के कार्य होता है। एक तरफ सरकार बजट के लिए पैसा वसूल करती है, दूसरी तरफ जो फ्री की योजनाएं हैं, कई योजनाएं ऐसी जो फ्री चलती है, इस बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार की जो योजनाएं फ्री है उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है? मेरा मानना है कि सरकार को फ्री की योजनाएं कभी लानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फ्री की योजनाएं अगर लागू हो जाती है तो आदमी काम करने के लिए आलसी हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। एक तरफ तो भारत सरकार ये कह रही है कि हम स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ फ्री सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आदमी को काम करना मतलब पॉसिबल नहीं होगा। मतलब वो अगर आप कहते हो कि मैं पहले फ्री गुटखा बांट रहा हूँ ताकि आप भविष्य में गुटखे खाते रहो, तो इस तरह की योजनाएं आनी नहीं चाहिए। तो योजनाएं इस तरह की होनी चाहिए जो शहर को भी विकास करे, देश का भी विकास करे और आम आदमी को काम करने के लिए प्रेरित करे। इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए। अभी वर्तमान में पिछले कुछ समय से सरकार ने जब से चिरंजीवी शुरू किया है तब से सरकार कहीं भी जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले एक ही बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है सरकार की बहुत अच्छी है, उससे लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ अभी पैदा हुई है, सरकार की ओर से जो बजट मिलना चाहिए वो बजट नहीं मिल रहा है। कई हॉस्पिटलों में ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि बजट नहीं आता है। तो इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि सरकार योजनाएं तो लेकर आती है लेकिन आगे क्या परिणाम होंगे उस बारे में सरकार ने बहुत कम सोचती है, इसकी वजह से कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह के बदलाव होने चाहिए इस योजना में या फिर ऐसी सभी योजनाओं में जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है? चिकित्सा और शिक्षा, ये दो चीज़ें जनमानस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इसमें जो भी चीज़ की जाती है उसे लोक लुभावन कहते हैं। चिरंजीवी भी ऐसी है कि योजना है जिसे लोक लुभावन यहाँ पे योजना कह सकते हैं और जिससे ऐसा नहीं है लाखों लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि राजस्थान नहीं पूरे देश में
65 से 70% जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो निजी क्षेत्र में हैं। अगर निजी क्षेत्र के हाथ बांध के अगर आप काम कराना चाहते हैं, उनके ऊपर 54 तरह के लाइसेंस अगर थोप दिए गए हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद आप कहते हो कि अगर चिरंजीवी की रेट्स पे काम करना, तो कैसे उनको बाध्य करके आप काम करवा पाओगे? तो मेरे राज्य का, राजस्थान राज्य का, मेरे शहर उदयपुर का जो भी पेशेंट है उसे कॉम्प्रोमाइज चिकित्सा सर्विसेज के लिए ये चिरंजीवी योजना बाध्य करती है। इतने लाइसेंसेस अगर लगा देंगे तो निजी हॉस्पिटल्स का सबका गला घोंटना निश्चित है। मिड साइज़ हॉस्पिटल जो हैं वो गायब हो जाएंगे, या तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रहेंगे या बहुत छोटे CHC PHC रह जाएगी। मैं यहाँ पर उदयपुर के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि बजट तो हर साल आता है, पर हमें विज़न रखना है 2050 का। 20-25 साल का विज़न लेके चलें, तब ये शहर के अंदर परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मेरा शहर पहचाना जाता है टूरिज़्म इंडस्ट्री के कारण, और टूरिज़्म के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है एनवायरनमेंट। अगर पूरे शहर की प्लानिंग इस तरह से करूं, यहाँ पर जो हमारे मैं करूं, मेरा मतलब है जो नेता अगर हम करें, हमारे जो राजनेता हैं वो अगर 20-25 साल की प्लानिंग लेके चलें, तो पर्यावरण को बचाते हुए किस तरह से रोड मैप बनाना है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता गिरीश जी ने कहा कि इस तरह से वहाँ पर रोड्स का, अगर हमारे को ट्रैफिक का कंजेशन हटाना है, तो सारे गवर्नमेंट के जितने ऑफिस है उसको कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा। आबकारी जो सरकार का विभाग है, कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा एक रेवेन्यू देता है, लेकिन दूसरी ओर बात करें व्यापारियों की, तो वो कहीं ना कहीं परेशान भी रहते हैं। आप खुद शराब व्यवसायी है, क्या सोचना है सरकार को किस तरह की नीति में बदलाव करना चाहिए? क्योंकि जो नीति पहले चलती थी 2 दशक पहले, वो नीति अलग थी, उसके बाद वसुंधरा सरकार आई तो नीति बदलाव हुआ, फिर अभी नीति में बदलाव हो रहा है। कई बार सरकार जो लाइसेंस हो उसको एक्सटेंशन भी करती है, तो उससे कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, और किस तरह का बदलाव ज़रूरी है अब? हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब गांधी विचारधारा के पक्ष पे चलते हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि एक तो नीति बनाते समय एक ही पक्ष रखे, या तो शराब ज़्यादा बिकवाए या फिर शराब की नीति ऐसी बनाए जो कम शराब लोगों को उपलब्ध हो। तो एक तो शराब की दुकानें कम करें राजस्थान में, और एक ये जो गारंटी की बाध्यता जो ठेकेदारों पे गारंटी थोपते हैं, इसको समाप्त की जाए। जो जितना लोग पीते हैं उतना ही शराब की वो लोगों को उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन इंडस्ट्री ऐसी है जो दिनों दिन उदयपुर में बढ़ रही है। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री की बात करें, आज उदयपुर में शहर में जितनी होटलें थी, शहर के आसपास बहुत सारी होटलें बन चुकी है, पहाड़ों में भी होटलें बन चुकी है। विकास बहुत ज़रूरी है शहर का, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाना भी ज़रूरी है। इस बारे में क्या सोचना आपका? पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ पॉलिसीज़ को इस तरह से डेवलप की जाए कि पहाड़ भी बचाया जाए, और जो वहाँ पर डेवलप हो रहा है उनको कहा जाए कि प्लांटेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ताकि वो ग्रीनरी जो है उदयपुर की खूबसूरती मेंटेन रहे, और साथ साथ में इस तरह से कुछ गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उदयपुर होटल एसोसिएशन जो बना हुआ उसके आप उपाध्यक्ष हैं, क्या मांग करते हैं इस बजट में? मैं सीधी बात करूँ, मांग की क्या मांग करते हैं बजट में सरकार से कि यहाँ का विकास भी हो, होटल इंडस्ट्री भी बढ़े, साथ ही जो टूरिज़्म है उसका जो संख्या है वो भी बढ़े? क्या मानना आपका? एक तो लाइसेंस प्रक्रिया के लिए इनको सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए। कोई भी नए होटल यूनिट या रिसोर्ट को डेवलप करना चाहता है तो उसके लाइसेंस के अलग अलग जाना चाहिए, क्यों नहीं सिंगल विंडो सिस्टम लागू की जाए। दूसरा, जो लास्ट बजट में गवर्नमेंट द्वारा जो टूरिज्म को इंडस्ट्री में घोषित किया गया, उसके फायदे तो अभी नहीं के बराबर, बहुत कम 10% होटलों को मिले। तो ऐसी पॉलिसी अभी चेंज होना चाहिए कि जो बचे होटल्स हो गए छोटे मीडियम, उन सभी को उसका इंडस्ट्री का फायदा मिला। तीसरा, संभाग स्तर पर एक धार्मिक सर्किट बना के उसको डेवलप करना चाहिए। उसके अंदर महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति बना के गुजरात की स्टैचू यूनिटी की तरफ से उसको डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे टूरिस्ट भी बढ़ेगा और यहाँ के जो ऐतिहासिक जो महत्व रहा है वो पूरे विश्व को और जानने को मौका मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो गुजरात ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। अलग अलग जिलों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं जो बिल्कुल सटा हुआ उदयपुर से है। यूँ कहें कि राजस्थान से सटा हुआ गुजरात है, उदयपुर सबसे नज़दीक शहर है गुजरात के, लेकिन यहाँ पर भी एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो ऑटोमोबाइल में क्षेत्र में काम करती हो। ठीक है, किसी की एजेंसी होगी, कोई काम कर रहा होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी भी यहाँ पर किसी तरह की उदयपुर या उदयपुर के जो आसपास जिले वहाँ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ ऐसी कौन सी इंडस्ट्री की ज़रूरत है जो यहाँ के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है? भगवान जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए, गुजरात यहाँ से चले तो 200 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है, और वहाँ जब इतनी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है उसका वजह क्या है? वहाँ की सरकार चाहती है कि हमारे प्रदेश का विकास हो, और वहाँ उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में इतना सरलीकरण कर रखा है। आज यहाँ कोई, जैसे पहले भी मैंने बताया था, यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो फाइल बरसों घूमती रहती है और इंडस्ट्री लग नहीं पाती है, सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो न्यू स्टार्टअप्स है,
अभी जैसी बात हो रही थी, तो न्यू स्टार्टअप को प्रोवाइड करने मतलब डेवलप करने के लिए एक तो थोड़ी सब्सिडी ज़्यादा दी जाए और उसके बाद जो एक प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए। और सरकार यहाँ ज़मीन उदयपुर की बात करें, मैं स्पेशली उदयपुर की बात करता हूँ, यहाँ ज़मीन इतनी महंगी अवेलेबल होती है कि यहाँ हर कोई लेकर बना नहीं सकता है। तो सरकार बहुत रियायती दर पर नए नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करे और वहाँ ये इंडस्ट्री डेवलप करने की बात करें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छी चल सकती है। जब गुजरात में चल सकती है तो उदयपुर में क्यों नहीं चल सकती? तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको प्रोत्साहित करे। और दूसरी जो है, अभी व्यापारों के लिए जो मध्यम और छोटे श्रेणी के व्यापारी ऑटोमोबाइल क्षेत्र के, उसमें जिस प्रकार टैक्स आपके रिटर्न सबमिट करने की प्रक्रिया है वो इतनी जटिल हो गई है और उससे व्यापारी उसी में परेशान रहता है, दूसरी बात सोच ही नहीं पाता है। तो यदि कानूनी प्रक्रियाओं में जो सरकार की जो ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी। और मैं चाहता हूँ कि हम सभी चाहते हैं कि उदयपुर का विकास हो और यह इंडस्ट्री डेवलप हो। धन्यवाद। फिर एक बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, सरकार किस तरह के निर्णय में बदलाव होने चाहिए सरकार के कि लोगों को फ़ायदा मिले? जैसा आपने कहा था कि महाराष्ट्र में जो पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ बदलाव है, बहुत कुछ नया है, जिससे यहाँ के लोगों को वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट जो पॉलिसी वो बहुत अच्छी है, यहाँ बड़ी वो है। तो परिवहन विभाग में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? और क्योंकि एक बात और बताना चाहूँगा, परिवहन विभाग सरकार के लिए बहुत बड़ा अर्निंग डिपार्टमेंट है, जहाँ सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू होती है, लेकिन सरकार इसके बावजूद उस विभाग से किसी को राहत नहीं देती है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि जितने पब्लिक बीमारी से नहीं मरती उससे ज़्यादा एक्सीडेंट से मरती है। और एक्सीडेंट से क्यों मरती है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं, पुराने बरसों पुरानी गाड़ियाँ चल रही है, स्क्रैप पॉलिसी का आज तक किसी ने कोई डिटेल दिया नहीं, 15 साल पुरानी गाड़ी वापस रिन्यू नहीं होगी, हो रही गाड़ियाँ सब। तो इसमें थोड़ा सा सरकार को सब चीज़ों को छोड़ के स्ट्रिक्ट एक मेजर, एक गाइडलाइन, एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, उससे हम लोगों की जान बचा पाएंगे। जो बजट है कैसा होना चाहिए, क्या सुझाव है, ये सभी बातें सामने निकल कर आई। सबका फोकस था वह था केवल और केवल टूरिज़्म, क्योंकि उदयपुर जो टिका हुआ है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री पर टिका हुआ है। टूरिज़्म का बढ़ावा होगा तो उदयपुर का विकास होगा। साथ ही कहीं न कहीं अब ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ अगर उदयपुर में लगती है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में रिकॉर्ड डेवलप होते हैं, तो यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी ओर सभी ने एक बात और कही है कि जो छोटे बिजनेस हैं, लघु उद्योग है, उन्हें डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। अब देखना केवल यह होगा कि आशाएं तो बहुत है इस बजट से उदयपुर और उदयपुर वासियों को, साथ ही सभी बिजनेसमैन को भी बहुत आशाएं हैं इस बजट से कि मुख्यमंत्री गहलोत जो बजट पेश करेंगे उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कितना फ़ायदा होता है और कितना विकास में वो बजट पत्थर का मील का पत्थर साबित होता है, यह देखने वाली बात होगी।